सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th की फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में वैसे तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही आती हैं, लेकिन क्लास 11th में हमें मेजर पोर्शन गैसियस स्टेट का पढ़ना है और एक थोड़ा सा सेक्शन है लिक्विड स्टेट का। और क्लास 12th में हम सॉलिड स्टेट में इसका सॉलिड स्टेट को बेसिकली पढ़ेंगे। तो 11th क्लास के लिए हमें मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन में गैसियस स्टेट को डील करना है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गैस और लिक्विड में फ़र्क क्या है। तो एक्चुअली स्टेट्स ऑफ मैटर में जो हम पढ़ेंगे वो है गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट स्टेट। तो सबसे पहले हम यहां पर एक चीज का डिफरेंस देखते हैं कि जो गैस है और जो लिक्विड है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस में क्या फर्क होता है। तो देखिए, अगर आप यहां पे सॉलिड ले लें, आप यहां लिक्विड ले लें, और अगर आप यहाँ पे गैसियस स्टेट ले लें, और अगर आप यहाँ पे गैसियस स्टेट ले लें और आप बेसिकली यहाँ पर कंपैरिजन करा रहे हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस का। और तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो सॉलिड है इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो मैक्सिमम होती हैं। लिक्विड के स्टेट में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं वो इंटरमीडिएट होती हैं between the forces of attractions between the solid and the gaseous state। और gaseous state में आप मान के चलिए कि जो intermolecular forces of attractions होती हैं वो लगभग नील होती हैं। और आपको एक चीज़ पता होती है कि जैसे जैसे intermolecular forces of attractions बढ़ती जाती हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर है उसकी कॉम्पैक्टनेस भी बढ़ती जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा कॉम्पैक्टनेस जिस स्टेट ऑफ मैटर की होगी वो सॉलिड होगी, उसके बाद लिक्विड आएगा और उसके बाद गैस आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम यहाँ पे गैसियस स्टेट को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे गैस में 3 तरीके के इंट्रैक्शंस होते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे गैस की बात करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो गैसियस मॉलिक्यूल है हमारे पास, गैसियस मॉलिक्यूल may have, और इसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक इंट्रैक्शन जो है उसको हम बोलेंगे बच्चों डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। एक इंट्रैक्शन को हम बोलेंगे डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। दूसरे तरीके के इंट्रैक्शन को हम बोलेंगे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, डायपोल इंट्रैक्शन। और मैंने इसमें केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया है कि डायपोल होता क्या है। और एक होती है जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन, इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन था कुछ पॉइंट्स का जब हम गैसियस स्टेट को शुरू करेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन जो है वो बेसिकली आपके पास देखिए HCl गैस में पाई जाएगी। ठीक है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन जो है ये आपके पास वाटर में एंड ज़ीनॉन गैस में पाई जाएगी।
एक्सी गैस, राइट। और उसके बाद आपके पास इंड्यूस्ड डायपोल इंट्रैक्शन जो है, जिनको हम कॉमनली बच्चों लंदन फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कहते हैं लंदन फोर्सेस, ये हमारे को ऑक्सीजन गैस में देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सीख लेना चाहिए। अब देखिए, हम गैसियस स्टेट में किस चीज़ को पढ़ेंगे, आप पहले इस चीज़ का आइडिया लगाइए। पहले हम पढ़ेंगे बेटा गैस लॉज को, और गैस लॉज में आपको पता है कि यहाँ पर हमें बेसिकली 3 से 5 लॉज पढ़ने पड़ते हैं। जैसे हमारे पास चार्ल्स लॉ है, हमारे पास बॉयल्स लॉ है, हमारे पास एक एमंटन्स लॉ होता है, हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ आएगा, और हमारे पास गेलुसैक्स लॉ आएगा, ठीक है। तो इसी नोट पर हम यहाँ पर जो गैसियस स्टेट है, जो हमारे पास गैसियस स्टेट है, उसमें जो बॉयल्स लॉ है उसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा आपको इन डिटेल हम यहाँ पर बातें बताएंगे। तो अगर हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ की बात करें, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ की, तो आप 2-4 बातें यहाँ पर हमेशा ज़्यादा सीखनी पड़ेंगी जो हमने क्लास 10th लेवल पर सीखी हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉयल्स लॉ होता क्या है। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि आप फर्स्ट पॉइंट में तो ये लिख लीजिए कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है। और जब भी हम बेटा गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तो हमेशा हम 3 वेरिएबल्स की यहाँ पर बात करेंगे, और ये 3 वेरिएबल्स है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें कम से कम 2 वेरिएबल्स का एक कोरिलेशन निकाला जाता है। जैसे यहाँ पर हमने वॉल्यूम और प्रेशर का निकाला है। जो थर्ड वेरिएबल होता है उसे आपको क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो देखिए, जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जब मेरे पास वॉल्यूम और प्रेशर का यहाँ पर कोरिलेशन आ गया है, तो जिस वेरिएबल को मुझे कांस्टेंट रखना है वो है बेसिकली टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the pressure when temperature is kept constant. That means the volume of given mass of a dry gas at constant temperature is inversely proportional to pressure. तो आप इस चीज को चाहें तो लिख सकते हैं, the volume of given mass of a dry gas होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट गैस में मॉइस्चर का भी प्रेशर होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा ड्राई गैस को कंसिडर करना होता है। तो लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब देखिए, अगर मैं इस चीज में प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाता हूं तो मेरे पास यहां पर एक फैक्टर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे बच्चों के, ठीक है। ये के इज अ कांस्टेंट। दैट मीन्स कि जो पीवी का प्रोडक्ट यहां पर आ रहा है, पीवी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। जो पीवी का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो जैसे जैसे आप प्रेशर को चेंज करेंगे, वॉल्यूम जो है अपने आप उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर सिंपल न्यूमेरिकल से जो डील करती है बच्चों, वो ये होती है कि अगर ये कांस्टेंट है तो हम 2 गिवन कंडीशंस पर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 करके इसको भी हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये हमारे पास एक पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा जब मैं बॉयल्स लॉ को स्टडी करूंगा। अब देखिए, यहाँ पे चीज़ें सिर्फ इसमें ही नहीं रुकती। तो आपको एक चीज़ पता होती है बच्चों कि जो डेंसिटी होती है वो हमेशा
किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम के। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डेंसिटी और वॉल्यूम है यहाँ पे उसका इनवर्स रिलेशन है। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को बच्चों डेंसिटी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करूं, तो मैं जब इस चीज को डेंसिटी के रिलेशन में लिखूंगा तो V1 की जगह आप 1/d1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये हो गया P1/d1 इज इक्वल टू P2/d2। दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर ये दो फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जब हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। तो ये फोर्थ और फिफ्थ कंटेंट जो हमारे पास आ रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट बन गया सो फार एज बॉयल्स लॉ इज कंसर्न्ड। तो इतना तो हम सभी को 10th लेवल पर पढ़ाया जाता है। अब देखिए जो 11th के प्रपोर्शन में हमें जो चीज़ एक्स्ट्रा पढ़नी है वो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 से आएगी। तो आप क्या करिए, आप इस इक्वेशन को दोबारा से लिख दीजिए और यहाँ पर आपने लिख दिया PV इज इक्वल टू K। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। अब हम यहाँ पे स्लोप को निकालने की कोशिश करेंगे कि जो बॉयल्स लॉ में जो स्लोप आता है वो एक तो या तो स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्लोप या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, हम यहाँ पे इसको निकालने जा रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ में आप क्या करिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग क्या है बच्चों? बोथ साइड्स। तो जब आपने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है बेटा कि log a इंटू बी की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? log a प्लस log b। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए log p इंटू वी या log a इंटू बी की प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो जब हमने यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को यूज किया तो ये हो गया log p प्लस log v इज इक्वल टू log k। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करिए कि जो यहाँ पे जो log v है उसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? log p इज इक्वल टू माइनस log v प्लस log k प्लस log k। अब जब आप इसको यहाँ पे y बराबर mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दैट मीन्स कि यहाँ पे बच्चों जो स्लोप आ रहा है वो क्या होगा? -1 होगा। ठीक है, और इट विल बी बेसिकली व्हाट? इट विल बेसिकली बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका मतलब इस टॉपिक को जैसे ही हमने यहाँ पे ख़त्म करा, एक इंडिकेशन हमें मिलना शुरू हो गया है कि यहाँ पर कुछ कोरिलेटेड ग्राफ्स को भी आपको स्टडी करना है। तो चलिए हम कुछ बॉयल्स लॉ से रिलेटेड कुछ ग्राफ्स को यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि बॉयल्स लॉ में आप कांस्टेंट टेम्परेचर को ले रहे थे, तो इसीलिए जितने भी यहाँ पर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे उन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट टेम्परेचर की जब बात करी जाती है तो हम आइसो मतलब सेम थर्म्स का मतलब टेम्परेचर से आएगा। तो हम कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ जिसको डील करने जा रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ के हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को डील करने जा रहे हैं। ठीक है, हम बॉयल्स लॉ के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को डील करने जा रहे हैं और इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को बेटा कोरिलेट करने की, मेमोराइज करके याद करने की कोशिश करिएगा। जो पहला हमारे पास यहाँ कर्व आ रहा है, ये देखिए 4 ग्राफ्स में आपको पढ़ाने वाला हूँ। यह है पहला, यह है दूसरा, यह है तीसरा और यह है बच्चों चौथा।
तो हमारे पास यहाँ पे ये जो 4 ग्राफ्स हैं, चलिए इसमें एक्सिस देख लेते हैं। पहला जो है वो P वर्सेस V है और वॉल्यूम आपको पता होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो P दैट इज ऑन y एक्सिस और आपके पास जो V है वो आपके पास x एक्सिस पे है। तो ये x और y एक्सिस आप याद रखिएगा। अब इसमें हम वेरिएशन ले रहे हैं बेसिकली टेम्परेचर की, कि टेम्परेचर कांस्टेंट था तो क्या होगा। अब देखिए हम यहाँ पे वेरिएशन ले रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा कि ये देखिए ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये मेडिकल में पूछा जाता है कि इसमें टेम्परेचर की कंडीशन क्या रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये टेम्परेचर है T1, ये है T2 और ये T3। जब टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज करता चला जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन को ध्यान रखिएगा बेटा, ये कंडीशन ऐसा ग्राफ कब आएगा जब T3 की वैल्यू T2 से ज़्यादा होगी और T2 की वैल्यू जो है वो T1 से ज़्यादा होगी। अब दूसरे ग्राफ को हम देखते हैं। ये ग्राफ ये शो कर रहा है कि जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाता है और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो प्रेशर है बच्चों वो बढ़ जाएगा। आप देखिए जब वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो अब इम्पोर्टेंस जो है दूसरे ग्राफ की है वो है PV वर्सेस P का ग्राफ। वो है PV वर्सेस P का ग्राफ जब आप टेम्परेचर को ले रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा इस तरीके से 3 लाइनें सेट हो जाती हैं। तो यहाँ पे ये हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। इसमें भी यही कंडीशन है कि जो आपके पास T1 है इट इज लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। तो ये PV वर्सेस P का ग्राफ हो गया। तीसरा ग्राफ हो गया बच्चों हमारे पास P वर्सेस 1/V का ग्राफ। ठीक है, P वर्सेस 1/V का ग्राफ। तो ये आप देखिए इस तरीके का इसका एक ग्राफ आता है और यहाँ पे ये आपका T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया और ये आपका T3 हो गया, राइट। और इसमें भी यही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो T1 है इट इज लेस देन T2 एंड T2 इज लेस देन T3। और जो फोर्थ ग्राफ है वो हमारा बेसिकली स्लोप को डिटरमाइन करने का है, जिसमें हम log P की वैल्यू को y एक्सिस पे रख रहे हैं बच्चों और log V की वैल्यू को x एक्सिस पे रख रहे हैं। और आपने देखा है कि एक नेगेटिव स्लोप आ रहा है और यहाँ पे जो स्लोप है इसकी वैल्यू जो आ रही है वो बेसिकली -1 आ रही है। इसकी वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। तो यहाँ पे हमने देखिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करी है जब हम यहाँ पर किस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं, जब हम यहाँ पर बॉयल्स लॉ को स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा ये देखिए पहला लॉ जो कि गैसियस स्टेट में इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए हम यहाँ सेकेंड लॉ की तरफ आ रहे हैं और सेकेंड लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम सेकेंड लॉ को कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है, और कोशिश करेंगे हम इसी में आपको चार्ल्स लॉ के बारे में भी बताएं और जो इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं उसके बारे में भी बताएं। तो लॉ को बताने से पहले मैं यहाँ पर बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को बना देता हूँ और फिर हम इस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा हमारे लिए काम हमारा इजी हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बेसिकली हमें 3 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को देखना होता है। चार्ल्स लॉ में आपको मैं इंट्रोडक्टरी बताता हूँ कि जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो इसको हम क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। और यहाँ पे हमें 3 ग्राफ्स बनाने हैं। एक
वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन केल्विन का है, एक वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड का है, और एक जो है हमारे पास जो ग्राफ आता है वो यहाँ पर स्लोप का आएगा, जिसमें आप बॉयल्स लॉ में देख रहे थे -1 स्लोप आता था, और इसमें जो स्लोप आएगा बच्चों वो क्या आने वाला है, वो पॉजिटिव आने वाला है। तो यहाँ पे ये देखिए हमने log v की बात कर ली और यहाँ पे log t की बात कर ली, और ये जो हमारे पास चीज़ आ रही थी ये log k आएगी। अब कैसे आएगी अभी हम इसको देखेंगे। तो v वर्सेस t का जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए ये यहाँ पर 3 ऐसी लाइंस आपको दिखेंगी, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पर P1 P2 P3 हमने लिख दिया, और आप ये कंडीशन जो सेटिस्फाई होगी वो ये होगी P3 P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड P2 इज ग्रेटर देन P3। ये देखिए जो सेकंड ग्राफ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम बोलते हैं कि ये -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो आता है इसको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। तो यहाँ पे चलिए ये 3 वो ग्राफ्स हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो इसी चीज़ पर चलिए स्टार्ट देते हैं हम हमारे नेक्स्ट लॉ को, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, चार्ल्स लॉ कह रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ के लिए जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जहाँ पे हम प्रेशर को बेसिकली कांस्टेंट कर रहे हैं, उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो आइसोबार्स यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चार्ल्स लॉ कहता क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कब? जब P जो है वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। जब P क्या है, कांस्टेंट है। अब आप क्या करिए सेकंड में, लॉ मैंने आपको बता दिया, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस is directly proportional to pressure when basically pressure when what is constant when pressure is constant. तो volume is directly proportional to temperature when pressure is constant. अब आप क्या करिए, इस T को नीचे ले आइए, तो देखिए V by T is equal to constant हो जाएगा। आप दो कंडीशंस को अगर बच्चों यहाँ पे जज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। अब आपको ये पता ही होता है कि वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो वॉल्यूम की जगह 1/d1 कर दीजिए, या इसको बच्चों हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि d1 T1 इज इक्वल टू d2 T2। तो डेंसिटी के टर्म में कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जब आप चार्ल्स लॉ को पढ़ेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर इसके स्लोप की बात करने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता ही वो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे, कैलकुलेटिंग स्लोप फॉर किस चीज के लिए बेटा, चार्ल्स लॉ के लिए। ठीक है, कैलकुलेटिंग स्लोप फॉर चार्ल्स लॉ, तो हमें जो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा V by T इज इक्वल टू K, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग A by B की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो क्या होती है, लॉग A by B की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है लॉग A माइनस लॉग B। तो जब यहाँ पर हम टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे, जब यहाँ पे हमने दोनों तरफ बच्चों लॉग लिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ये हो जाएगा log V, ये A by B की प्रॉपर्टी है, माइनस log T विच विल बी इक्वल टू log K। अब आप इस log T V माइनस log T आपके पास आ गया, जो यहाँ पे माइनस वाला टर्म है आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, log V इज इक्वल टू प्लस log T प्लस log K। तो आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी जो स्लोप आएगी वो +1 आएगी, एंड इट विल डेफिनेटली बी व्हाट, इट विल डेफिनेटली बी अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे स्लोप की वैल्यू जो आ रही है वो
क्या आ रही है, +1 आ रही है। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसीलिए इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम क्या कहते हैं, इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम आइसोबार्स कहते हैं, जहाँ पर ये जो ग्राफ्स हैं वो बेसिकली आइसोबार्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब ये हमने यहाँ पर किस चीज़ को बच्चों ख़त्म करा, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो ग्राफ हैं वो क्या है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। 11th पॉइंट ऑफ व्यू से भी ग्राफ पूछे जा सकते हैं। और ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस का, क्योंकि ये एक नया पार्ट होता है जो एक्चुअली क्लास 11th में इंट्रोड्यूस होता है। तो इसी नोट पर देखिए हमने यहाँ पर चार्ल्स लॉ को भी ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास जो थर्ड लॉ आता है उसे हम गैलू-सैक्स एमेंटन्स पीटी लॉ कहते हैं। तो हमारे पास जो थर्ड लॉ है बच्चों, अब मैं आपको 3 लॉ पढ़ाऊंगा और बहुत छोटे छोटे लेवल पर ये 3 लॉज खत्म हो जाते हैं। और ये 3 लॉ खत्म होते ही जो फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास, जो कैसियस लॉ में हम यहाँ पे लॉज पढ़ते हैं, वो खत्म हो जाता है। तो एक लॉ तो है बच्चों जिसको हम कहते हैं गैलू-सैक्स एमेंटन्स प्रेशर टेम्परेचर लॉ। ठीक है, हम तीनों लॉ को एक साथ पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। देखिए, एक लॉ है जिसको हम कहते हैं गैलू-सैक्स एमेंटन्स, AMONTONS, एमेंटन्स प्रेशर टेम्परेचर लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। एक लॉ को हम यहाँ कहेंगे बच्चों जिसको कहते हैं एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। ये हमारा बहुत पढ़ा हुआ होता है कि कोई भी मोल होता है या मॉलिक्यूल होता है, उसमें जो डेफिनेट यूनिट्स होती हैं वो हमेशा एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होती हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर स्मॉल n की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा। और जो एक नेक्स्ट लॉ होता है वो होता है जिसको हम कहते हैं गैलू-सैक्स लॉ। ठीक है, अब इन लॉज को बच्चों यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब हम इन लॉज को यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला लॉ यहाँ पे हम स्टडी में ला रहे हैं वो गैलू-सैक्स एमेंटन्स प्रेशर टेम्परेचर लॉ है, और ये कहता है कि देखिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये 2 वेरिएबल्स आ गए, इसका मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ रहेगी वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट चीज़ रहेगी। तो बेटा जो चीज़ कांस्टेंट होती है उसे अपने आप फाइनल इक्वेशन से हटा दीजिए। कहने की बात यह है कि आप 3 वेरिएबल को एक बार में लिखिए इस तरीके से, और 3 वेरिएबल को आप दूसरी बार लिखिए इस तरीके से। अगर आपको बॉयल्स लॉ बनाना है तो वहाँ देखिए दिया जाता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप यहाँ पे टेम्परेचर को हटा देंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 बन जाएगा। अगर आपको चार्ल्स लॉ बनाना है तो आप देखिए वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो हमने यहाँ से प्रेशर हटा दिया तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो गया। और अब अगर हमें यहाँ पर किस चीज़ को बनाना है, देखिए गैलू-सैक्स एमेंटन्स प्रेशर टेम्परेचर लो, तो मैंने वॉल्यूम जब कांस्टेंट किया तो मेरे पास देखिए ये चीज़ वॉल्यूम फैक्टर हट गया, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 अपने आप बन जाएगा। तो इसको देयर इज नो नीड ऑफ मगिंग अप, राइट। तो यहाँ पे जो P बाई T है तो वो K के बराबर हो गया। ये पहला एक्सप्रेशन, ये दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चों, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये हमारे पास यहाँ पर तीसरा एक्सप्रेशन आता है। अब बहुत मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स होते हैं वो क्योंकि आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जितने भी इसके ग्राफ्स होंगे बेटा, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो भी चीज़ हम स्टडी करेंगे उन ग्राफ्स को आप
आइसोकोर्स के नाम से जानते हैं। अब उनको क्या कहते हैं? आइसोकोर्स के नाम से जानते हैं। बस फर्क क्या होगा कि जहां चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर यूज कर रहे थे वहां यहाँ पे, जहां चार्ल्स लॉ में हम वॉल्यूम यूज कर रहे थे वहां यहाँ पे प्रेशर यूज करा जाएगा। तो यहाँ पे हम किसी भी चीज के ग्राफ की बात करें, अगर हम P वर्सेस T की बात करें, पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ जो हमने प्लॉट किया था बच्चों, वो प्लॉट किया था P वर्सेस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ये है बच्चों केल्विन। चार्ल्स लॉ में देखो हमने V वर्सेस T का केल्विन में प्लॉट किया था और V वर्सेस T का डिग्री सेंटीग्रेड में प्लॉट किया था, और एक हमने प्लॉट किया था लॉग V वर्सेस लॉग T का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग P वर्सेस लॉग T का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी ग्राफ्स आते हैं वो क्या आते हैं? दे आर सेम एज चार्ल्स लॉ, दे आर बेसिकली सेम एज चार्ल्स। तो इस पर्टिकुलर लॉ को हम क्या कहते हैं बच्चों? इस पर्टिकुलर लॉ को हम गेलो-सैक्स-एमेंटन्स लॉ कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, और जो भी ग्राफ्स आ रहे हैं वो बेसिकली चार्ल्स लॉ को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ध्यान रखने वाली सिर्फ बात ये है, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम फैक्टर था, यहाँ पे प्रेशर फैक्टर है, और ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाएगी। अब देखिए एवोगैड्रोस लॉ होता है। एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है, बहुत सिंपल सा लॉ है बच्चों, 2 सेंटेंस का ही लॉ है, कि जो भी आप वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल N, या वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। अब आप बोलेंगे सर कैपिटल N क्या है? इट इज बेसिकली इक्वल टू N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो स्मॉल n है ये किसके बराबर होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स, राइट? तो दिस वाज बेसिकली व्हाट वी कॉल एज द एवोगैड्रोस नंबर, सॉरी एवोगैड्रोस लॉ। अब यहाँ पे गलत लिख दिया है हमने थोड़ा सा, ये एवोगैड्रोस नंबर नहीं है। एवोगैड्रोस नंबर तो बेसिकली क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ पे हम एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस की लिखेंगे। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। एवोगैड्रोस नंबर जो है वो Na इज व्हाट यू कॉल एज द एवोगैड्रोस नंबर, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 6.023 इंटू 10⁻23। अब हम गेलो-सैक्स लॉ की बात करते हैं। गेलो-सैक्स लॉ कहता है, बहुत सिंपल है, कि व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन रेशियो, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड वेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम एंड वेयर अ सिंपल होल नंबर रेशियो। अब देखिए इसमें हम देखेंगे, जैसे हमने नाइट्रोजन लिया, हमने यहाँ पे बेटा 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिया और इसने 2 मोल्स ऑफ अमोनिया को बनाया। इस प्रोसेस को हम हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गैसेस की हम बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन की 1 वॉल्यूम है, हाइड्रोजन की 3 वॉल्यूम है, और अमोनिया की यहाँ पर 2 वॉल्यूम बनी। तो जब कभी भी गैसेस रिएक्ट करती हैं वो एक फिक्स्ड वॉल्यूम में रिएक्ट करती हैं और उसका रेशियो जो है वो फिक्स्ड रहता है। तो देखिए, अगर हम नाइट्रोजन इस टू हाइड्रोजन इस टू अमोनिया का यहाँ रेशियो देखेंगे तो आप देखेंगे वो 1:3:2 का रहता है। तो ये एक मोल कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, और जब हम इसको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं तो उसको यहाँ पर पढ़ाते भी हैं कि जो A/B=C/D के जो न्यूमेरिकल फॉर्म्स होते हैं उसमें गेलो-सैक्स लॉ बहुत अच्छे से लगता है, जिसमें B और D जनरली स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होती हैं, A और C जो होती हैं वो वैल्यूज़ होती हैं।
जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन होती हैं। ए और सी में से एक वैल्यू आपको गिवन होती है और एक वैल्यू आपको निकालनी होती है। तो चलिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ और फिर यहीं पे हम इस चीज़ को क्लोज करेंगे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेक्शन आपके साथ यहाँ पर एक छोटा सा उसका ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं गेलू-सैक्स लॉ से रिलेट करता है और मोल्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो देखिए, अगर हमने यहाँ पर जिस इक्वेशन को लिखा था उसी को हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ लिखते हैं बच्चों N2 plus 3H2 gives 2 moles of ammonia। ठीक है, 2 moles of ammonia। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पे हर चीज़ स्टैंडर्ड अवस्था की लिखी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहली जो चीज़ लिखने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड मोल्स। ठीक है, ठीक है, तो 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स या 22400 ml। अब यहाँ पे आप दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लिख सकते हैं जिसको हम कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड वॉल्यूम। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम, या चलिए इससे पहले मोलर मास लिख देते हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे मोलर मास लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड मोलर मास की हम बात कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम लिख देते हैं स्टैंडर्ड वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बच्चों ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यूज हो जाती है। तो स्टैंडर्ड चार्ज लिख देते हैं यहाँ पे, आप फैरेड में लिख दीजिए, और एक बार आप यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्ज लिख दीजिए जिसको हम कूलम्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो स्टैंडर्ड मोल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही उसके स्टैंडर्ड मोल्स हो जाएंगे। दैट मीन्स कि नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे जो स्टैंडर्ड मोल है 1 मोल है, हाइड्रोजन के केस में ये 3 मोल है बच्चों, और अमोनिया जो यहाँ पे बन रही है वो स्टैंडर्ड मोल्स कितने हैं? 2 मोल्स। एंड 1 मोल करस्पॉन्ड्स टू 22.4 लीटर्स विच इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड मोलर मास। और अगर 2-3 मोल्स अगर और होते चले जाते हैं तो उसी प्रोपोर्शन में मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के मोलर मास की हम बात करें तो बेटा 1 मोल इज हैविंग हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन? इट इज हैविंग 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, लेकिन क्योंकि मोल्स यहाँ बच्चों 3 हैं तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग मास आएगा वो 3 × 2 ग्राम्स आएगा। देखिए, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मास 2 होता है तो 3 का कितना हो जाएगा? 3 × 2 = 6 ग्राम, राइट। और एक अमोनिया का मॉलिक्यूल जो होता है उसका 17 होता है मोलर मास, तो देखिए ये हो गया 2 × 17 ग्राम्स। अब अगर आप स्टैंडर्ड वॉल्यूम की यहाँ पे बात करें तो जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होती है वो होती है 1 × 22.4 लीटर्स। ठीक है, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ये कितना हो जाएगा? 3 × 22.4 लीटर्स। अगर आपको ml में निकालना है बच्चों तो आप 22400 ml कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा? 2 × 22.4 लीटर्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात आपको। अब देखिए, स्टैंडर्ड चार्ज फैरेड में कितना होगा? 1 मोल है तो ये 1F हो जाएगा बच्चों। ये 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो ये 3F हो जाएगा, और ये 2 स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो ये 2F हो जाएगा। ऐसे ही अगर कूलम में बात करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 96500 कूलम्स। ये हो जाएगा 3 × 96500 कूलम्स, और ये हो जाएगा 2 × 96500 कूलम्स। ठीक है, तो नॉर्मली जो ये दोनों टर्म है बच्चों, ये दोनों टर्म ये हम क्लास 12th में कौन से पोर्शन में डिस्कस करेंगे? ये हम क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे बहुत ज़्यादा अभी मतलब है नहीं हमें। अब देखिए, ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, और क्वेश्चन जो इसमें फॉर्मूला अप्लाइड होता है वो एक्चुअली कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए
कि A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी होगा। ठीक है बच्चों, A बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, ये वाला फॉर्म इसमें हमेशा अप्लाई होगा, जिसमें B एंड D जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड्स होंगे और A और C जो टर्म है वो एक्सपेरिमेंटल होंगे या क्वेश्चंस में गिवन होंगे। ठीक है, या इसको हम ऐसे आसान भाषा में लिख दें, गिवन इन क्वेश्चन, राइट। अब देखो, अगर हम इस चीज को कोरिलेट कराएं और आपसे पूछें कि अगर आपके पास 56 ग्राम्स नाइट्रोजन है तो कितना मास ऑफ अमोनिया बनेगा, कितना मास ऑफ अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो देखिए आप इस 56 ग्राम को A मान लीजिए, ग्राम को ग्राम से कोरिलेट कराइए तो ये वाला टर्म बच्चों क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अमोनिया आपको निकालना है और आपसे पूछता है कितने ग्राम ऑफ अमोनिया मिलेगा, तो इसका ये वाली वैल्यू भी आप इसको D मान लीजिए। तो देखिए कितना इजी हो गया कि 4 में से 3 वैल्यू गिवन हो जाएंगी अपने आप और एक आपको निकालनी होगी। तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो देखिए A की जगह 56 आ गया, B की जगह 28 आ गया और ये C मुझे बच्चों कैलकुलेट करना है और जो मेरे पास अमोनिया है वो है 2 × 17। तो देखिए ये 2 हो गया और ये मेरे पास बेसिकली C की वैल्यू जो आ रही है वो 4 × 17 आ गई है। तो हमारे पास ये 68 ग्राम्स जो आ जाएगा ये अमोनिया फॉर्मेशन में, मतलब इतना अमोनिया बना होगा। ऐसे ही कितना हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो आप कैसे करेंगे, 56/28 इज इक्वल टू C/3 × 2। दैट मीन्स 56/28 इज इक्वल टू C ये वाली हाइड्रोजन की वैल्यू आप रख दीजिए 3 × 2। ठीक है, तो ये आपके पास जो टर्म आया 56 × 6/28 ये आपका 2 हो गया। तो ये आपके पास सीधे सीधे बच्चों कितना आ गया, 12 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यहाँ पर करा जाता है। तो अपने लेक्चर 1 में मैंने बेसिकली किस चीज़ को डील किया है, अपने लेक्चर 1 में मैंने यहाँ पे बेसिकली बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमंटन्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ और गेलू-सैक्स लॉ को डील किया है और यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम टाइप आपको गेलू-सैक्स लॉ से डील करते हुए बताया है।